अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद है और दुआ भी है कि आप लोग भी इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक होंगे जनाब। नया दिन है, नई सुबह का आगाज हो चुका है और हफ्ते का आखिरी रोज है। और वीकेंड के हवाले से भी ख़ास तौर पर हमारी कोशिश होती है कि हम आपके साथ मज़े मज़े के टॉपिक्स शेयर करें और इंटरटेनमेंट से मुतालिक भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करें ताकि आपका जो वीकेंड है वो बहुत अच्छा गुजरे, बर्डनाइज ना हम लोग आपको कर दें। क्योंकि दिन भर की मसरूफियत के बाद ना वीकेंड को भरपूर तरीके से इंजॉय करने के लिए या तो हम फैमिलीज़ के साथ वक्त गुजारते हैं या अपने दोस्त अहबाब के साथ, क्योंकि ये वो लोग होते हैं, या फैमिली की अगर बात की जाए, फैमिली आपके बच्चे पूरा हफ्ता इसी दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब आपकी मसरूफियत से वक्त आप लोग निकालेंगे और फैमिली को आउटिंग के लिए लेकर आएंगे, खाना खिलाएंगे या फिर अपनी बेगमात को शॉपिंग करवाएंगे। तो ये वो सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हम फ्री हो और हम उनके साथ वक्त गुजारें। पूरा हफ्ता काम करने के बाद ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है, या आना भी चाहिए, जिसको हम मुकम्मल फैमिली डे के तौर पर मनाएं और उम्मीद भी करते हैं कि जनाब आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरेगा और इसी तरह आप लोग अपना वीकेंड गुजारेंगे। बढ़ते हैं और हमारा सेगमेंट है सेहत और फिटनेस, जिसमें हम बात करते हैं सेहत के हवाले से, क्योंकि सेहतमंद और तवाना कैसे रह जाए। नाजरीन, हमारी कोई भी बीमारी हो इंसानी ज़िंदगी पर वो गहरा असर छोड़ कर जाती है। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं ना, ये पिछले कुछ अरसे से बहुत आम होती जा रही है और हमारे इर्द गिर्द दोस्त अहबाब या अजीज़ो कारब में से कोई ना कोई इसकी जद में ज़रूर आ चुका होगा। हम आज बात करने वाले स्ट्रोक्स यानी कि फॉलिज के हवाले से। फॉलिज एक ऐसा मर्ज है जिसमें दिमाग को मिलने वाली जो खून की फराहमी है या तो वो मुअत्तल हो जाती है या फिर दिमागी शरेयान फटने से खून रसने लगता है। और मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 1,60,00,000 अफराद इस मर्ज में मुब्तला होते हैं, जबकि अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में इस मर्ज में मुब्तला अफराद की शरह 4.5 लाख से जायद हो चुकी है। और दुनिया भर में फॉलिज से हर साल तकरीबन 60 लाख अफराद की मौत वाक़या होती है। और इस मर्ज के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया और ख़ुसूसन पाकिस्तान में माजूर अफराद में सबसे ज़्यादा तादाद फॉलिज से मुतासरा अफराद की पाई जाती है, जबकि दुनिया भर में हर 10 सेकंड में एक फ़र्द इस मर्ज का शिकार होता है। तो इसी हवाले से दुनिया भर में आज फॉलिज की आगाही के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो ये मर्ज कैसे लाहक होता है, इसकी क्या क्या अलामात हो सकती है और इससे बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज एजाज हैं, न्यूरो रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाइए। मैं भी ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि फॉलिज या जिसको स्ट्रोक्स कहते हैं, स्ट्रोक अटैक हो जाता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, या जब अटैक हो रहा हो तो किस तरह हमें पता चलेगा कि ये हमें फॉलिज का अटैक हो रहा है? सबसे पहले तो फॉलिज की जो अलामात हैं उसमें हेडेक और उसके अलावा वन साइडेड बॉडी वीकनेस, अच्छा, हाफ साइड की बॉडी की वीकनेस जो है ना, वो हमारे लिए हॉलमार्क है जो कि लेबल किया जाता है स्ट्रोक को। अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स या डायबिटिक पेशेंट्स प्रोलॉन्ग पीरियड तक अपनी जो शुगर की अलामात हैं या ब्लड प्रेशर की रूटीन है उसको वो मेंटेन ना रख पाएँ तो ऑब्वियसली फिर वो स्ट्रोक जैसी कंडीशन से सफ़र करते हैं। और जितना जल्दी आप उन फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर लें जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्ट्रोक को, उतनी जल्दी आप सेफर जोन में आ सकते हैं। अच्छा। अपने आप को बचा सकते हैं स्ट्रोक से, फॉलिज से, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के। और जो कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो हम कंसीडर करते हैं उनमें से ओबेसिटी है, मोटापा जिनको कहा जाता है, इसके अलावा स्मोकिंग है, ओके, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी जो कि हमारी ज़िंदगी से निकलती जा रही है उसको दोबारा अपनी रूटीन में लाने की ज़रूरत है। फिज़िकली एक्टिव लाइफस्टाइल हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा लेता है और फिज़िकली एक्टिव लोग रिलेटिवली कम सफ़र करते हैं इन बीमारियों से। एग्जैक्टली, हाँ जी। अच्छा, इसकी क्या कोई फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है या इस तरह की कोई जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो सकता है ये बीमारी?
फैमिली हिस्ट्री ट्रेडिशनली डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये दो मेन फैक्टर्स हैं जो कि इसके पीछे काम कर रहे होते हैं। अगर तो वो फैमिली हिस्ट्री साथ साथ चल रही हो तो फिर चांसेस होते हैं, लेकिन कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स भी हैं। एनवायरनमेंट है, हमारी रूटीन है, हमारा लाइफस्टाइल है, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं कि अगर आप एक फिज़िकली एक्टिव ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपने अगर ब्लड प्रेशर हो भी गया है, शुगर हो भी गई है, आपने उसको कंट्रोल्ड रेंज में रखा हुआ है, उसकी आपकी अद्वियात जो हैं वो प्रॉपर टाइम के ऊपर चल रही हैं, और उसके अलावा आपने फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखा हुआ है, तो आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन। लेकिन अगर जिनको शुगर नहीं है या बीपी का मसला नहीं है, क्या वो भी इस मर्ज का शिकार हो सकते हैं? लेस लाइकली। ओके। और जो लोग क्योंकि स्ट्रोक जो है बहुत सारे इसके पीछे फैक्टर्स हैं। सही। जब मैं एक्टिव लाइफस्टाइल की बात करता हूं तो इट मीन कि मैं फिजिकली एक्टिव लोगों की बात करता हूं, और ऑब्वियसली उनका जो लाइफस्टाइल है वो इतना एक्टिव होगा कि वो ब्लड प्रेशर और शुगर जैसे प्रॉब्लम से एक तो अवॉइड भी कर सकते हैं, दूसरा अगर वो इन प्रॉब्लम्स में आ भी गए हैं तो वो इनसे बच भी सकते हैं। सेकंड ये कि अगर फर्ज करें आप स्ट्रोक में एंटर हो भी गए हैं तो परेशानी की बात नहीं है। अच्छा। इसके बाद रिहैबिलिटेशन का फेज स्टार्ट होता है। रिहैबिलिटेशन के अंदर एक्यूट फेज के अंदर पेशेंट्स होते हैं, सब एक्यूट फेज है, क्रोनिक फेज है, फालिज के डिफरेंट फेजेस हैं। अच्छा। एक्यूट फेज में पेशेंट बेड के ऊपर जा चुका है तो आपने पहले तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करनी है कि बेड के ऊपर उसको मोबाइल रखा जा सके, उसके बॉडी के कॉन्ट्रैक्चर्स ना बन सकें, वो बेड सोर्स ना बन सकें। जो एक्चुअल थीम है फालिज की मैनेजमेंट में वो ये है कि आपने पेशेंट को मूवमेंट में रखना है, नियर टू नॉर्मल लाइफ रखने की कोशिश करनी है, ऑप्टिमाइज करना है उसके बॉडी फंक्शंस को। पेशेंट बेड पे है, डिपेंडेंट है अपने केयर गिवर्स के ऊपर, आपने कोशिश ये करनी है कि किसी ना किसी तरह आप उसको, अगर वो लेटा हुआ है सिटिंग पोजीशन में आए, सिटिंग पोजीशन में है स्टैंडिंग पोजीशन में जाए, स्टैंडिंग पोजीशन में है वॉक में जाए, वॉक में है स्टेयर क्लाइंबिंग करने की कोशिश करे। आप उसका फंक्शनल लेवल जंप करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि वो अपने नॉर्मल जिंदगी के जो मामूलात जिंदगी हैं वो परफॉर्म कर सके। लेकिन ये आप पहले फेज की बात कर रहे हैं कि जब हम पहले फेज में होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भी पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिन्हें बहुत सीवियर अटैक होता है फॉलिज का, तो वो साल ही बेड पे पड़े रहते हैं या उसी कंडीशन में रहते हैं। ये जो साल वाली बात है इसी के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ कि जो फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है वो मूवमेंट पे बेस कर रहा है। ठीक है। आपने पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल बेड से आउट करना है, उसकी मोबिलिटी इनिशिएट करवानी है। ठीक है। जैसे ही एक्यूट फेज गुजरता है पेशेंट स्टेबल होता है, स्टेबल होने के बाद एक्टिव रिहैबिलिटेशन का साइकिल स्टार्ट होता है। आप पेशेंट को उसकी पावर्स अभी रिड्यूस्ड हैं, बहुत सारे गैजेट्स, बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जिसमें हम उस रिड्यूस्ड मसल पावर के साथ उसकी स्टैंडिंग इनिशिएट करवा सकते हैं, उसकी वॉक इनिशिएट करवा सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि आप स्ट्रेंथ आने का वेट ना करें, आप बॉडी को चैलेंज दें। लेकिन डॉक्टर साहब ये फिजियोथेरेपी के थ्रू या रिहैबिलिटेशन के थ्रू दोबारा से प्रॉपर एक नॉर्मल इंसान की तरह, मतलब वो जो पेशेंट होता है वो दोबारा से अपनी लाइफ जी सकता है? यही कॉन्सेप्ट है कि आपने फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है। अच्छा, ठीक है। अगर हम नॉर्मल तक नहीं जा सकते तो हम नॉर्मल के करीब जाने की कोशिश करें। सही। एक पेशेंट जो चलता फिरता अपने मामूलाते जिंदगी परफॉर्म करता हुआ बेड पे आ गया है, वो डिपेंडेंट हो गया है अपने केयर गिवर्स के ऊपर, उसको दोबारा बेड से उठाना, अपनी रूटीन में इंडिपेंडेंट करना, उसके लिए हमारी सोसाइटी के लिए एक एक्टिव पर्सनैलिटी का इजाफा करना, ये फिजियोथेरेपी का एम है, ये रिहैबिलिटेशन का एम है। सही। वो उठे, अपनी सोशल लाइफ परफॉर्म करे, अपने अगर तो फाइनेंशियली उसके ऊपर लोड है, ऑब्वियसली जो ब्रेड एंड बटर जिन लोगों ने करना होता है, रोजी रोटी है उनकी,
उन्होंने दोबारा अपनी रूटीन पे जाना है। आप उसको रिहैब करके आप सोसाइटी के अंदर उस पर्सन को वापस कर रहे हैं एक एक्टिव मेंबर के तौर पे। अच्छा, दूसरा क्या टिप्स देंगे आप कि मतलब अगर जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके घर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई पेशेंट मौजूद है तो वो घर पे किस तरह की एक्सरसाइज उन्हें करवा सकते हैं, किस तरह उन्हें एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा सकते हैं चीज़ों के अंदर? सबसे पहली बात तो ये है कि फिजियोथेरेपी है मूवमेंट बेस्ड थेरेपी। ठीक है, क्या क्या उसमें मूवमेंट्स हो सकते हैं? बेसिक मूवमेंट्स तो जितनी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं जो कि हमारे जॉइंट्स पे परफॉर्म हो सकती हैं वो परफॉर्म की जाए ताकि उन जॉइंट्स को नॉर्मल रखा जा सके, उनको मेंटेन रखा जा सके, उनकी मोबिलिटी को। अच्छा। सेकंड कॉन्सेप्ट है उनके अंदर मूवमेंट इनिशिएट करवाना। एक काम है कि जो बाजू पैरालाइज है, जो लिम्ब पैरालाइज है, उसको मूवमेंट में रखना। ओके। दूसरा उसके अंदर एक्टिव मूवमेंट इनिशिएट करने की कोशिश करते रहना। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं फिजियोथेरेपी की जिसके थ्रू हम मूवमेंट को इनिशिएट भी करवा सकते हैं। उसके बाद जब आप सिटिंग पोजीशन में लेके आते हैं, पेशेंट सिटिंग पोजीशन की कैपेसिटी में भी नहीं है, उसके मसल्स कोप करने की कोशिश करते हैं। उनको एक चैलेंजिंग सिचुएशन मिलती है। सही, ठीक है। और ये नेचुरल रूल है कि हमेशा ह्यूमन बॉडी इन रिस्पॉन्स टू चैलेंज इंप्रूव करती है। आप जिम में जाएंगे, वेट लिफ्ट करेंगे तो स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। अगर आप कहें कि मेरी स्ट्रेंथ पहले बिल्ड हो जाए और मैं वेट बाद में उठाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। अच्छा, बहुत से पेशेंट हैं, मतलब हमारे घर भी, मेरे भी वालिद साहब को फॉलिज का अटैक हुआ था आज से कोई 10-15 साल पहले। तो मैंने जो देखा है कि उनकी कंडीशन इतनी वर्स हो जाती है और दूसरा कि हमारा जो फेस है वो भी लिफ्ट करना शुरू हो जाता है फॉलिज के अटैक में। तो उस कंडीशन में या उसमें क्या करना चाहिए, किस तरह की थेरेपी करवा सकते हैं हम? जो फेस के मसल्स हैं ऑब्वियसली वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ जी। अंडर कंट्रोल होते हैं और ऑब्वियसली उनका पैरालिसिस जब हो तो फिर फेस जो है उसकी डेविएशन हमें देखने को मिलती है। फेस के मसल्स की भी एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा। फेस के मसल्स की एक्सरसाइजेज परफॉर्म करके उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जा सकती है। एक चीज़ जहन में रखनी होगी कि हम जब स्ट्रोक होगा तो उस वक्त ओवरऑल बॉडी की मूवमेंट्स जो है ना वो फॉल कर जाती हैं राइट साइड या लेफ्ट साइड। जो एक्चुअल पार्ट होता है जो कि डैमेज होता है, उसके अलावा भी ब्रेन का कुछ हिस्सा होता है जो कि स्वेलिंग और एडिमा की वजह से अपना फंक्शन थोड़ी देर के लिए छोड़ जाता है। ओके। जैसे जैसे एक्टिविटी परफॉर्म होती रहती है, स्वेलिंग रिड्यूस होती रहती है, जो ब्रेन का नॉर्मल पार्ट है वो भी अपना फंक्शन दोबारा रीस्टोर करना शुरू कर देता है, टोन की रिवाइवल होनी शुरू हो जाती है। और एक कॉन्सेप्ट और मैं बता दूं कि हमारे पास एक तो कॉन्सेप्ट है कि हम टोन को वापस लाने की कोशिश करें, रीस्टोर करने की कोशिश करें, स्ट्रेंथ। अगर हम एक खास हद तक स्ट्रेंथ को वापस ला सकते हैं, उससे आगे स्ट्रेंथ वापस नहीं आती। उसके बाद कंपनसेटरी अप्रोचेज हैं। आप स्प्लिंट्स लगाएंगे, कुछ ऐसे आज़ा सपोर्टिंग हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिनको लगा के पेशेंट को स्टैंडिंग में लाया जा सकता है। सस्पेंशन थेरेपी सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू हम उनको उनका वेट कैरी करके उनको ट्रेडमिल के ऊपर वॉक करवाने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा। तो आपने बॉडी को चैलेंज देना है। बॉडी को जितना चैलेंज मिलेगा उसके रिस्पॉन्स में बॉडी अपना फंक्शन बॉडी को जो है मूवमेंट में रखना है कि उसको कभी भी रेस्ट मोड पे नहीं छोड़ना। जिस तरह हमारे जो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि अगर फॉलिज का अटैक हो गया तो सिर्फ रेस्ट मोड पे ही वो रख रहते हैं। हमें मूवमेंट करवानी चाहिए मसल्स को, और जो जिस साइड पे ज्यादातर हुआ है उस साइड को ज्यादातर मूवमेंट की जरूरत होती है। अब फिर वही बात आ गई, हमारी एक साइड अफेक्टेड है और एक साइड सेफ है। जो सेफर साइड है हम उसको यूज करेंगे वीकर साइड को यूज करने में, एम्बुलेट करने में। अगर वॉक पे एक पेशेंट आ रहा है, मैं गेट ट्रेनिंग करवाना चाह रहा हूँ, उसकी जो साइड स्ट्रॉन्ग है उसको यूज किया जाएगा ताकि वो वीकर साइड को सपोर्ट करके वॉक में हेल्प कर सके। और जितना वो पेशेंट वॉक में आता जाएगा वीकर पार्ट रिलेटिवली
बेहतर होता जाएगा, गेन करता जाएगा, बेहतर होता चला जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि कौन सा जो साइंस एंड सिम्टम्स अलार्मिंग है जिसके बाद हमें पता चल जाना चाहिए कि अच्छा हमें ये स्ट्रोक का अटैक आने वाला है, मतलब वो अलार्मिंग सिचुएशन हमारे लिए बन जाए। अलार्मिंग सिचुएशन तो परसिस्टेंट ब्लड प्रेशर है, और इसके अलावा हेडेक है, वॉमिटिंग है हेडेक के साथ एसोसिएटेड, और उसके बाद जो हाफ साइड ऑफ द बॉडी है उसकी वीकनेस है। ये मेन हमारे लिए अलार्मिंग साइंस होते हैं। अच्छा। जहाँ से हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि पेशेंट को फालिज का अटैक जो है वो हो सकता है। फौरी तौर पे रश करें हॉस्पिटल के लिए, जितनी जल्दी पहुंच सकें। स्ट्रोक का पेशेंट जितनी जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट ले लेता है उतने चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसकी मूवमेंट्स को बचाया जा सके, लाइफ को सेव किया वो रिकवर कर सके, ज़्यादा चांसेस होते हैं। डॉक्टर हाफिज एजाज, न्यूरो रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और स्ट्रोक, फॉलेज या पैरालाइज जिसको कहते हैं उसके हवाले से हम बात कर रहे थे, और उससे आगाही का दिन भी आज मनाया जा रहा है दुनिया भर में, पाकिस्तान समेत, कि ये बीमारी है क्या, इससे किस तरह बचा जा सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया हुआ है, तो उसको एक्टिवली परफॉर्म करना है, अपनी लाइफ में एक्टिविटीज़ लेकर आए और इस तमाम तर बीमारियों से बचें। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं समाजी मसाइल और ख़ास तौर पर ख़वातीन को दरपेश मसाइल के हवाले से। तो डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद जिसको कहते हैं, उसके बढ़ते वाक़यात जो है संगीन सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं, और यहाँ तक कि नामवर जो सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर शोबे सितारे भी हैं इस मसले का शिकार हो रहे हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50% से ज़ायद जो पाकिस्तानी ख़वातीन है ना, घरेलू तशद्दुद का शिकार है। और मुल्क में घरेलू तशद्दुद की मुख्तलिफ शक्लों में जिस्मानी, ज़हनी या फिर जज्बाती तशद्दुद इसमें शामिल होता है। और बहुत से लोगों को यह एहसास नहीं होता कि वो बदसलूकी के रिश्ते में बंधे हैं, और मुआशरे के डर से वो उस रिश्ते को निभाते ही चले जाते हैं। और हम आज इस पे बात करेंगे और शोबिस की ही बात करेंगे कि जनाब पाकिस्तानी अदाकार जिनका आजकल केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, फिरोज़ खान और उनकी जो अहलिया है अलीज़ा सुल्तान ने घरेलू तशद्दुद का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया, और इस हवाले से उन्होंने कुछ पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर हमारे साथ शेयर की थी। और इसी तरह के कुछ पहले भी हमने देखा कि गुलकार और अदाकार मोहसिन अली अब्बास की अहलिया जो फातिमा सुहेल हैं, उन्होंने भी अपने एक फेसबुक पर एक लंबी सी पोस्ट की, पिक्चर्स भी शेयर की गई, और उसमें भी इल्ज़ाम लगाया गया कि अदाकार ने जिस्मानी तौर पर उनके साथ ज़्यादती की है, तशद्दुद किया है। तो ऐसी खबरें अब बहुत आम हो चुकी हैं, खासो आम के लिए बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं। तो इसलिए अक्टूबर का जो महीना है ना, पूरी दुनिया में घरेलू तशद्दुद से आगाही के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें पूरी दुनिया में घरेलू तशद्दुद का शिकार होने वाली खातीन और साथ ही साथ मर्दों को भी आगाही दी जाती है कि इस जुल्म पर खामोश नहीं रहना है। तो ये जानना ज़रूरी है कि घरेलू तशद्दुद लाखों लोगों को मुतासर करता है, और इसका शिकार सिर्फ ख़वातीन ही नहीं होती हैं, बहुत से मर्द भी घरेलू तशद्दुद का शिकार होते हैं। तो इनकी वजूहात क्या हो सकती हैं, या इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या हमें अभी भी अपनी सोसाइटी में इकदाम उठाने की ज़रूरत है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आशफा कामरान मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आशफा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। आशफा, सबसे पहले तो ये बताइए डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से कि ये एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड बनता जा रहा है, इतने ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, खा वो शोबिस शख्सियात हों, सेलिब्रिटीज़ हों, या कोई आम बंदा हो जो केस दर्ज कराती है खातीन आके कि हमारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया गया है, तशद्दुद किया गया है। तो ये मतलब हमारा मुआशरा किस साइड पर जा रहा है कि हम इसको एक समझते ही नहीं है, एक जुर्म है या इस तरह की चीज़ है कि हमने ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद नहीं करना है? थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट टॉपिक। आई थिंक ये अवेयरनेस भी, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये अवेयरनेस मंथ भी है फॉर डोमेस्टिक वायलेंस का।
अच्छा, हम बहुत से डोमेस्टिक वायलेंस जो वेस्ट का है, शायद हम ऑनेस्टली पाकिस्तान को शायद उससे कंपेयर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारा एक डिफरेंट सोसाइटी है, कल्चर है। जो मुझे समझ आई है फॉर ईयर्स, अब ज़िंदगी गुजारने के बाद, आपने जैसे ऐसे कहा अपने इंट्रो में कि हम बहुत से लोग हैं जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस को मैं करती हूँ कि ये बेसिकली बिटवीन द टू पार्टनर्स होता है जनरली, हस्बैंड वाइफ, या आपने सही कहा कि एट टाइम सिर्फ औरत ही नहीं इसका शिकार होती, मर्द भी इसका शिकार होता है। तो जो रीज़न, एक्चुअली आपने सही कहा कि इसका रीज़न है, मैं समझती हूँ इसका रीज़न सोसाइटी में निकालना होगा। सबसे बड़ा जो हमारे माशरे में मुझे नज़र आ रहा है वो मैं आपसे शेयर करूँगी और बहुत ऑनेस्टली कहूँगी, इसमें हमारे मर्दों की तरबियत है और हमारी जो माँ है ना, वो तरबियत गाह है असल में। हम अगर इसकी एक एग्जांपल देती हूँ, हमने अपने माशरे में बेटे को या जो एक मर्द बनाते हैं ना, उसको हमने एक बहुत पैम्परिंग और बहुत पोजेसिव कर दिया है, टू मच पोजेसिव। अब इसकी एक एग्जांपल दूँ, अब बहन अगर 8वीं में भी है और भाई 6ठी में है, तो आप कभी अपने घरों में भी, हम भी देखें तो हमें वालदा हमेशा कहेंगे कि भाई को के कपड़े इस्त्री कर दो, भाई को पानी ला दो, लेकिन कभी भाई को नहीं कहेंगे कि बहन के कपड़े इस्त्री कर दो या बहन के लिए ये कर पानी ला दो, पानी ला दो, ठीक है। तो ये मैं अपने कल्चर की बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से हमारा डे टू डे सोसाइटी में, पहले ये था कि इलिटरेट्स हैं, छोटे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह नहीं। अब आपके सामने है, आपके सेलिब्रिटीज, आपके पढ़े लिखे लोग, और मैं ये समझ रही हूँ कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये मैं एजुकेटेड लोगों में देख रही हूँ, ज्यादा होता है, ज्यादा और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक शायद आई थिंक लैक ऑफ पेशेंस हो रहा है लोगों में। लेकिन इसकी एक और ये वजह भी बहुत है कि हमने अपनी सोसाइटी में अपने मर्द को ना, जो माँ है ना, उसने बहुत पोजेसिव कर दिया। अब वो पोजेसिव आदमी जब अपनी बीवी के साथ बैठता है, वो ये नहीं सुनना चाहता। हमारे, आई एम सॉरी, हमारे अगर मर्द हजरात देख रहे हैं तो इस बात को बुरा नहीं बनाएगा, इट्स नॉट ए नेगेटिव थिंग, बट वो ना नहीं सुन सकते। हमने उनकी पर्सनैलिटी में डाल दिया कि व्हाट दे वांट, इट शुड बी डन फॉर देम, ठीक है। वो ये एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि उनकी माँ ने उनकी तरबियत इस तरह की। बिल्कुल ऐसे तो अब मैं समझती हूँ हम जो माएँ हैं, आने वाले वक्तों में एटलीस्ट अपने बेटों और बेटी में वो एक पेशेंस डालें, ये एक जेंडर डिस्पैरिटी ना दें, क्योंकि बेटा है तो उसको ये सब चीजें आसानी से मिल जाएंगी और उसका तो हक है कि वो ये चीज कर सकता है। हक है, और हम अपनी तरफ से, और उस तरफ हम क्या करते हैं, बेटे को पूरा हक दे रहे हैं कि वो एक मर्द बन रहा है जिसका हक है वो मारना, जिसका हक है कि वो घर आए तो उसको सामने चाय मिलेगी, नहीं मिली, उसकी वो डिमांड्स, उसकी वो लाइफ पैटर्न नहीं पूरा हुआ, तो वायलेंस वहाँ पर होगा। लेकिन उस वायलेंस की कैटेगरीज होंगी, देखें, वो इमोशनल वायलेंस भी हो सकता है, वो वर्बल वायलेंस भी हो सकता है, वो इकोनॉमिक वायलेंस भी हो सकता है। तो ये सब चीजें एंड करती हैं टू फिजिकल वायलेंस। सो फिजिकल वायलेंस पहले दिन नहीं हो जाता, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये होता क्यों है। फिर दूसरी चीज ये है कि हमने अपनी, एक तरफ तो हमने मर्द को इतना पोजेसिव कर दिया कि बस तुम सोसाइटी में हो, बहन है, सेकेंड ईयर में बहन है, 7वीं में भाई है, तुम बाहर नहीं जाओगी जब तक भाई है, वो छोटा सा भाई है, वो हमारी प्रोटेक्शन। आई होप यू गिविंग यू एन एग्जांपल। अब वो बच्चा है 7वीं में, बहन BA में, वो बहन के साथ इसलिए जा रहा है बिकॉज आई एम प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है। हमारा मुआशरा ये हो गया, और हम बेटी को एक तरफ क्या कह रहे हैं कि तुमने खामोश रहना, क्योंकि मर्द ये करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि हम उसको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है। exactly. अब सो मेरा ये ख्याल है कि जिस दिन, ये नहीं मैं कह रही कि हम खड़े हो जाएं उनके सामने, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसका जो रूट कॉज है ना, वो एक माँ है जो तरबियत अपने बेटे की इस तरह से कर रही है, और ये सोसाइटी में हम सब माइंड टू बी ब्लेम्ड फॉर ऑल दैट। अब इसकी एक एग्जांपल मैं करती हूँ। अब इसका कॉज क्या है जो आपने कहा था? इसका कॉज ये है कि 3-4 चीजें। या तो वो बच्चा, देखिए वो जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस मर्द औरत पे कर रहा है तो उसमें मर्द का ही कसूर होगा, बिल्कुल ऐसे ही, हाँ, ठीक है। अब ये दोनों साइड्स पे होगा। अब ये देखना होगा कि उस पेयर में, उस कपल में क्या प्रॉब्लम्स थे। हो सकता है उनकी फैमिली में उनको निग्लेक्ट हुआ हो वो बच्चा, उसको कोई वर्बल अब्यूज हुआ हो घर में, कम्युनिटी में, स्कूल में। आपने देखा यहाँ पे, हमारे यहाँ बहुत ऐसा होता है। फिर एक फिजिकल अब्यूज है जो माँ बाप में, कुछ लोग होते हैं माँ बाप में पेशेंस नहीं होता, बच्चों को मारते बहुत हैं। फिर इकोनॉमिक अब्यूज होता है कि आपके घर में पैसे नहीं है, आपके यहाँ पैसे की तंगी, और आप वो भी एक वो अब्यूज में आता है ना कि आप बच्चे की ख्वाहिशात पूरे नहीं करें।
अब ये सब चीजें, वो एक इंसान बढ़ रहा है आपके साथ, आपके घर में वो परवरिश पा रहा है, तो उसके अंदर ये कमी तो आ रही है ऑब्वियसली, ये सारी चीजें वो अडेप्ट भी कर रहा होता है। और एक वक्त आएगा जब उसकी शादी हुई है, वो शायद उस वक्त बोल नहीं पा रहा, लेकिन उसके अंदर ये कमी जो है वो बढ़ती जा रही है, वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। और हम हमारे मुल्क में, सोसाइटी में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम इन चीज़ों पे बात नहीं करते, कि हम इसे टैबू समझते हैं। ये मर्द है, इसको हम, वो कैसे मैं बात कहूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है। और फिर हमारे यहाँ एक और चीज़ है, हम एक ही घर में रहते हुए, आप शायद गौर कीजिए, हम पेरेंट्स एज पेरेंट्स बात कर रहे हैं, हम बच्चों में कंपेयर करते हैं। वो बच्चा है, वो तो मेरा बेटा है, फर्स्ट आता है, या उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, तुमने क्यों नहीं की, तुमने, ये अननोइंगली ये चीज़ें उनके अंदर एक काइंड ऑफ मैं कहूँगी एक कमी में बिहेवियर जो है वो एक कमी सी बढ़ती जाती है उनके अंदर, एक बिहेवियर उनके अंदर, उनकी लो सेल्फ एस्टीम इसको कहते हैं, वो बढ़ रही। अब आप ये देखें, ये चीज से वो बच्चा परवरिश पा रहा है और वो रेज अप होके एक मर्द बन गया। अब जब उसकी शादी आपने की है तो वो ये सब फ्रस्ट्रेशन, यहाँ वो एक औरत है, हो सकता है उस औरत में ये चीज हो, ठीक है। अब दो कपल है, उसके अंदर से ये चीजें आ रही हैं। सो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस तक बात जा रही है ना, ये वो एक्सट्रीम होती है। तो हमें उससे पहले मतलब ये छोटी छोटी चीजें इकट्ठी हो रही होती हैं, फिर जाके जब बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, जब घड़ा भर जाता है तभी पानी बाहर निकलता है। तो वही चीज होती है कि जब आप इतना एक दूसरे को प्रोवोक कर दे तो एट द एंड क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये देखें, हम ये कहते हैं, मुझे जो एक दुख होता है कि हमारे माशरे में हम हर चीज मर्दों के ऊपर डाल देते हैं, जिसकी वजह से दूसरा मर्द जो सुनता है उसमें भी एक एग्रेशन आता है कि व्हाई मी और व्हाई वी, व्हाई ऑलवेज अस, व्हाई ऑलवेज अस, व्हाई नॉट द वुमेन। सो मेरा कॉन्सेप्ट ये कि बेसिकली ये पॉइंट तक आप लेके क्यों आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप में, दोनों में से किसी एक में या दोनों में ये प्रॉब्लम्स होंगे, हो सकती। जैसे आपने कहा कि वो भर रहा है, जब एक चीज भरेगी तो वहां तक तो आप लेकर जाएंगे। अब आपने मुल्क में कवानीन बनाने, आपने बनाया हुआ है, शायद आपने प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन लॉ बनाया हुआ है एक्ट 2009 में, लेकिन उसके ऊपर, अच्छा मैं समझती हूँ इसे लॉज जरूरी हैं, लेकिन अगर आप ये इम्प्लीमेंट करें कि जी सजा दे दें, जेल में डाल दें, तो वो बाहर अभी 2 दफा मारेगा और वापस आके 6 दफा मारेगा, नहीं, आप उसकी जगह इंस्टीट्यूशंस बनाएं जहां थेरेपी हो लोगों की। ये सारे कवानीन मौजूद है, इवन के वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, हम लोगों ने अथॉरिटी बना रखी है कि इस तरह के कोई केसेस आते हैं, वहाँ पर अगर रिपोर्ट की जाती है तो उनको बर वक्त जो है वो उन केसेस का सॉर्ट डाउन किया जाए, लेकिन कोई कारकर्दगी नहीं है, कहीं पे हमें नजर ही नहीं आती है कि वो अथॉरिटी है भी है कि नहीं है। वो इसी वजह से, क्योंकि अभी तक हम इसको टैबू समझते हैं कि लोग क्या कहेंगे, आवाज नहीं उठाते, आवाज नहीं उठाते। और दूसरा ये कि हम बच्चे हैं, बच्चे क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, नहीं, मेरे ख्याल है दिस इज द टाइम टू टॉक अबाउट इट। लेकिन अब जिस तरह कैंपेन, अब जैसे सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चल रही है, पहले जिस तरह मोहसिन अब्बास और फातिमा सुहेल के डोमेस्टिक केस की हमने देखी कि वो भी एक पूरी कैंपेन चली, उन्होंने भी पूरी पिक्चर्स वगैरह शेयर की। देन उसके बाद नूर मुकद्दम केस भी हमारे सामने था, वो भी एक डोमेस्टिक वायलेंस का ही केस बना, फिर एंड पे कत्ल का केस बन गया। अभी ये शाहनवाज अमीर का देखिए। हाँ, देन अभी जो रिसेंट चल रहा है फेरोज खान और उनकी बेगम का, तो ये सारी चीजें, और ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो हाई सोसाइटी में बैठते हैं, उठते हैं, और इनको पता है कि क्या क्या लॉज हैं, हमने कितने, और मतलब जो स्क्रीन पर आते हैं, जो स्क्रीन पर आते हैं, हाँ, जिनको इतने लोग चाहते हैं कि वो इन जैसे बने, या इनको देखकर वो बड़े हो रहे हैं, तो मतलब इन लोगों को भी चीज समझ नहीं आती है, मतलब पढ़े लिखे लोग। उसकी वजह ये है, मेरा ख्याल है, एग्जैक्टली आई वाज अमेज्ड कि अब आप देखें सोशल मीडिया पे देखें, बड़े लिखे लोग ही डाल रहे हैं ना, हाँ, सब लोग। और पढ़े लिखे लोग क्यों ये कर रहे हैं, उनकी समझ नहीं। उसकी वजह है कि हमने अब तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है सोसाइटी। जैसे मैंने कहा कि उस बच्चे के, देखे ना, ये आदमी यहाँ तक पहुंचा है, एक 30 साल का या 35 साल का एक आदमी है या एक औरत है, वो यहाँ तक ऐसे ही तो नहीं डोमेस्टिक वायलेंस तक पहुंचे, उसके पीछे उसका बैकग्राउंड, उसकी पेरेंटिंग है, अच्छा, उसकी अपरेजिंग है, उसकी एजुकेशन है। अब देखें, सिर्फ घर नहीं है, हो सकता है उसके साथ स्कूल में कुछ ऐसा हो रहा हो, जैसे हमारे यहाँ एक बहुत प्रेशर हो गया स्टडीज में कि जी बस पढ़ना है, एज लेने हैं, बस नहीं आप ले रहे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो आप देखें, ओवरऑल सोसाइटी में एक स्ट्रेस है। अब वो बच्चा उस स्ट्रेस से में ही रेज हो रहा है ना, ठीक है, उस परवरिश पा रहा है, उसी में आप ये देखें कि सब्र नहीं है किसी में, पेशेंस तो आपको नजर आ ही रहा है जो सोसाइटी में है। अब उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है ना, वो पेरेंट्स का है एंड टीचर्स का है, कि आप ये देखें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं।
मतलब ये चीजें सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों में नहीं थी। ठीक है, ये एक ट्विस्ट आया है फॉर लास्ट फ्यू इयर्स, ये चीजें पढ़े लिखे लोगों में और बहुत कॉमनली आती जा रही है। तो मेरा ये जाती ख्याल है कि इसको देखना ये है कि आपका रूट कॉज क्या है। जो मुझे लगता है कि इट्स पेरेंटिंग, और आप अपने बच्चों के साथ बैठे और बच्चों में ये कॉन्फिडेंस दें कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस पे बात करें, बनिस्बत इसके कि आप वो जख्म और चोटें सोशल मीडिया पे डालने के, आप इसके ऊपर बात करें और आपकी सोसाइटी में मैं और आप एक दूसरे को हेल्प आउट करें। एग्जैक्टली आज मैं यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी फातिमा चढ़र साहिबा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन है। उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो अथॉरिटीज़ बनाई जाती हैं, ये जो कानून हैं, इनके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। फातिमा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फातिमा साहिबा बताइएगा, डोमेस्टिक वायलेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब सिर्फ पहले कहते थे कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता था कि जो जिनको शाऊर नहीं है, जिनको इल्म में कमी है, उनकी तरफ से ये चीजें ज्यादा आती है। अब तो पढ़े लिखे लोग भी इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। रिसेंटली बहुत ज्यादा केसेस हमारे सामने आए हैं, सोशल मीडिया पर भी आए हैं। तो क्या कहेंगी कि किस तरह इनके हवाले से हमें इकदाम उठाने की जरूरत है? थैंक यू वेरी मच मुनीबा, और दुनिया न्यूज का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि हमेशा इसी तरह के टॉपिक को वो उठाते रहते हैं। जहाँ तक बात है डोमेस्टिक वायलेंस की, ये लोअर क्लास तबका या अपर क्लास तबका इसके अंदर होना, इट्स नॉट अ मैटर अपर एंड लोअर क्लास। बेसिकली ये एक आपकी तहजीब में जो पहले बताया जाता था कि आपकी माँ का क्या एहतराम है, आपकी बहन का क्या एहतराम है, आपकी बीवी है, बेटी है। देखिए, हमें 1450 साल पहले एक डायरेक्शन मिल चुकी है। जितने भी महज़ब मुआशरे हैं उनमें ख़वातीन के जो राइट्स हैं उसके ऊपर ना सिर्फ बात की जाती है बल्कि वो बताया जाता है कि किस तरह से करना है। अब बात यह है कि जहां हम बेटियों की तरबियत के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, मेरा जो 3 साल के टेन्योर का तजर्बा है उसमें मैं ये कहूँगी कि मेरे पास 99% जो केसेस आए हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आए हैं। तो हम जहां और मैं हमेशा जब भी कहीं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूल में सेमिनार पे जाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि खुदारा आप सिर्फ सारा फोकस अपनी बेटियों की तरबियत पे मत करें, ये अपने बेटों की तरबियत पे भी फोकस करें और बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखें, उनके साथ इंटरेक्शन रखें। जैसे मेरी बहन ने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ चोटें ना बताएं, उनकी अचीवमेंट्स ना बताएं, ये इस चीज पे फोकस करें कि हमारे बच्चे के अंदर कोई ऐसा नुक्स तो नहीं रह गया तरबियत में या कहीं फ्लॉ तो नहीं रह गया। और दूसरा ये कि जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टीचर्स को, बच्चे बाजुकात माँ बाप की बात को इतना फॉलो नहीं कर रहे होते जितना वो टीचर को करते हैं। तो यहाँ पे जब हमारा जमाना था टीचर बताती थी हाँ जी आपने क्या किया, वीकेंड था, माँ के साथ हेल्प की, बहन के साथ क्या किया। तो आजकल का जो टीचर है ना माँ बाप के पास टाइम है ना टीचर के पास टाइम है। और हमारे मस्जिद स्कॉलर्स जो हैं, लेकिन फातिमा साहिबा हमारे घर पर किस तरह की तरबियत दी जा रही होती है या टीचर्स अपने तौर पर किस तरह बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं, ये तो एक अलग चीज है। लेकिन जो वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, कवानीन मौजूद हैं, लॉज हैं, तो मुझे बताइएगा आपकी अथॉरिटी की तरफ से कितनी सजाएं होती हैं या केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के आते हैं तो उनमें कितने लोगों को पकड़ा जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है? देखिए, जब कोई केस जो इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और डेफिनेटली वो जो लॉज और कानून हम बनाते हैं वो हमने खवातीन और गर्ल्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाए हैं। और देखिए अथॉरिटी वर्किंग कर रही है अपनी, लेकिन बहुत से केसेस होते हैं जैसे आप 100% में से हमारे पास 40% से भी कम केसेस आते हैं। बहुत से लोग जिनके साथ इंसिडेंट होता है, पेरेंट्स उनको कह देते हैं अच्छा कोई बात नहीं बेटा घर बस आना है, बच्चे, खवातीन आती नहीं है। जो आती हैं उनके हस्बैंड उन पे रिवेंज बना लेते हैं कि आपने जाके क्योंकि इदारे को इन्वॉल्व किया है, अब और मसला। लेकिन हमारे पास जो केसेस आते हैं हम कोशिश करते हैं 99% जो विक्टिम है उसके साथ उसको पूरा इंसाफ मिले, ना सिर्फ इंसाफ मिले बल्कि अगर उसका केस कोई अदालत में जाता है तो टोटल उसको हेल्प आउट किया जाता है। हम उसको लॉयर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले उसको जो साइकाइट्रिस्ट के साथ उसका हम सेशन करवाते हैं अगर वो किसी ट्रॉमा में है।
अगर कोई FIR है तो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, हम उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। और हम पूरा पंजाब में हमने एक ग्रैंड अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की हुई है कि खवातीन के साथ अगर कोई इशू है वो हमारी 1737 हमारी हेल्पलाइन है, उससे हमें कांटेक्ट कर सकती है। लेकिन फिर मैं यही कहूंगी कि यहाँ पे इदारे की जिम्मेदारी बहुत बाद में आती है कि एक खातून के साथ इंसिडेंट हो गया है, सपोज हमारे पास एक खातून आती है। बिल्कुल ऐसे ही इदारे की जिम्मेदारी बाद में आती है। सबसे पहले हमारे इंडिविजुअल भी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं कि हमने अपने तौर पर किस तरह इस सोसाइटी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। फातिमा चिड्डर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन है। फातिमा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आशबा आपने भी पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी, तो क्या कहेंगी आप क्लोजिंग रिमार्क्स में इस हवाले से? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जैसे उन्होंने भी फातिमा ने भी कहा कि आई थिंक सोसाइटी में इसके रूट कॉज को देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये पहले हम पढ़े लिखे लोगों में नहीं था तो इसका मतलब है कि जो हम पढ़े लिखे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी इंस्टीट्यूशंस में भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वहाँ पर आई थिंक सिर्फ पेरेंट्स नहीं, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, सोसाइटी को भी इसमें कंट्रीब्यूट ये जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को हाईलाइट किया जाए और इसको ओवरकम करने की कोशिश की जाए। आशफा कामरान सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है। आशफा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब सियासी पारा तो बहुत ही ज़्यादा हाई है और जिस तरह हमने ये खसूसी रिपोर्ट भी देखी है कि मुख्तलिफ अदवार में लॉन्ग मार्चेस की गई हैं, रैलीज़ भी निकाली गई हैं और उस हवाले से ये खसूसी रिपोर्ट भी जानी। लेकिन पिछले कुछ अरसे से भी अगर देखा जाए तो बेनज़ीर ने भी रैलीज़ निकाली, लॉन्ग मार्चेस की, नवाज शरीफ के अदवार में भी। उसके बाद फिर जब पंजाब में इनकी हुकूमत थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो बिलावल भुट्टो ने भी कराची से इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च किया और अब ये लॉन्ग मार्च जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जा रहा है। तो ये क्या सारी सूरत हाल है? कल से बाकायदा ये एक मोमेंटम तैयार किया जा रहा था और उसका आगाज़ भी हो चुका है तहरीक इंसाफ का। लिबर्टी चौक से कल ये लॉन्ग मार्च शुरू हुई है, पड़ाव इसका दाता दरबार पर कल रात को हुआ और आज बताया जा रहा है कि शादरा से ये लॉन्ग मार्च दोबारा से उसका आगाज़ होगा और गुजरावाला उसकी तरफ रवाना होंगे। तो ये सूरत हाल कैसी बनती है? कल की जो सारी एक सूरत हाल थी वो कैसी रही? कितने लोग जो हैं वो इकट्ठे कर पाए हैं PTI, और ये सारे मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आज का जो दूसरा दिन है वो किस तरह का गुजरेगा? क्या क्या एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं? लोगों का कितना बड़ा जमे गफीर जो है वो कप्तान के साथ मौजूद है? इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। जनाब, हमारे साथ सीनियर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ यासीन मलिक साहब मौजूद हैं। कल भी उन्होंने वक्तन फ़वक्तन ये तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह किया है। यासीन साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। यासीन साहब, ये लॉन्ग मार्च का बड़ा बेसब्री से सब लोगों को इंतजार था और कप्तान भी जिस तरह बार बार बात करते थे और एक मोमेंटम बनाने की कोशिश करते थे, कल बाकायदा आगाज हो चुका है इसका। कल की सूरत हाल के हवाले से पहले तो हमें बताइए कि कितनी बड़ी तादाद में लाहौरियों को इकट्ठा किया गया है? अच्छा, कल इन्होंने 11 बजे का टाइम रखा हुआ था लेकिन वो वहाँ 3:22 पे तो इमरान खान खुद आए। अच्छा, लेट हुआ ना। फिर उसके बाद 3:45 बजे वहाँ से लिबर्टी से निकले। उस वक्त यकीनी तौर पर लिबर्टी खचाखच भरा हुआ था और लिबर्टी से जब ये निकले तो आगे कलमा चौक से ये बरास्ता फिरोजपुर रोड आगे जब इचरे तक पहुँचे तो यानी उस वक्त ये 4.5 घंटे तखीर से शुरू हुआ। ओके। और उसके बाद जब लिबर्टी से ये इचरे तक पहुंचे तो ये 3 घंटे इन्होंने 3 घंटे में सफ़र किया। 3 घंटे का ये सफ़र, तो इस तरह ये थका देने वाला सफ़र। और वहाँ से फिर वहाँ जब लोग निकले तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग होंगे और जब ये इचरे तक गए तो ये और बढ़ गए। साथ साथ वो जितने इस्तकबालिया कैंप थे वो भी लोग शामिल होते गए और साथ साथ शामिल होते गए, आगे बढ़ते गए। आगे दाता दरबार तक जब ये गए तो दाता दरबार चूंकि इन्होंने तो वैसे आज़ादी चौक तक का रखा हुआ था, टोटल 7 इन्होंने इस्तकबालिया कैंप थे। 7 में से आज़ादी चौक तो इन्होंने माइनस कर दिया, ताखीर बहुत होगी। तो ये तकरीबन 10 घंटे के बाद ये दाता दरबार पहुंचे
ओके 10 घंटे का ये सफर था और ये रात को 1:30 बजे वहाँ से फारग हुए। अगर ये ज़ादी चौक तक जाते तकरीबन 2:30-3 बज जाते, तो थकावट इतनी ज़्यादा होगी। फिर वो जो इस्तकबालिया कैंप था ज़ादी चौक को माइनस किया और उन लोगों को इधर बुला लिया था दरबार, तो वहाँ से दुआ की और इन्होंने खिताब किया, तो इख्तिताम पजीर हुआ, खैर वफियत से सब कुछ हो गया। तो यकीनी तौर पर कल एक कामयाब शो था। इसमें इसे कहा जा सकता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो उन्होंने प्लानिंग की है, जो उन्होंने शेड्यूल तय किया है, उसके मुताबिक ये कामयाब शो था। मतलब क्योंकि एक्सपर्ट सारे यही कह रहे थे ना, जितने भी तज्जियाकार थे, कि अगर वो लाहौर में से कोई 25 से 30 हजार लोग इकट्ठा कर सकते हैं या कर जाएंगे, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग मार्च कामयाब हो सकता है या वहां तक जा सकता है। बिल्कुल कर लिया उन्होंने अपना गोल हासिल कर लिया। अच्छा, अब आज का जो है वो अगर देखते हैं तो वो, क्योंकि उन्होंने 10 बजे का टाइम तय किया हुआ है, 10 तो बज गए। अब मैं ज़मान पार्क से होके आ रहा हूँ। अच्छा। तो वहाँ बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं है, कोई इसार नहीं है, इमरान खान अंदर बैठे हैं, कोई लीडर भी नहीं है वहाँ, कोई कारकुन भी नहीं है वहाँ, सिर्फ मीडिया की चंद गाड़ियाँ खड़ी हैं। इसके अलावा मेरी जो तला है कि वहाँ जो शदारा से इन्होंने शुरू करना आज, तो वहाँ भी कोई ऐसे फौरी तौर पर कोई सार नहीं है। 10 बजे का टाइम है, अच्छा, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि वो 12-1 बजे के करीब ही शुरू होगा। तो आगे वह उन्होंने कोई 12 इस्तकबालिया कैंप रखे हुए हैं आगे मरीदके तक। तो उन्होंने वही आज, यानी कल तो यकीन लाहौर के अंदर से चूँकि गुजरे तो टाइम भी ज़्यादा लगा और उसमें लोग भी ज़्यादा थे। अब जबकि ये GT रोड उन्होंने शुरू कर देना, GT रोड से शुरू करना है, तो फिर ये यकीनी तौर पर ये थोड़ा सा तेज़ चलेंगे, सीधा रास्ता है, खुला रास्ता है, तो उसमें स्पीड तेज़ होगी। सही। कल का उन्होंने कुछ उनकी मिस प्लानिंग हुई कि एक उनको इस्तकबालिया का माइनस करना पड़ा, टाइम शॉर्ट हो गया, थक भी गए, 10 घंटे का सफ़र और दूसरा टाइमिंग भी नहीं मैनेज कर पाए ना। सुबह 11 बजे का टाइम था, लेकिन वो 3:30 बजे स्टार्ट हुआ, पौने 5 घंटे तखीर से शुरू हुआ था कल। तो आज अगर उन्होंने थोड़ा ज़्यादा जल्दी शुरू कर दिया, 10 के बजाय चलो 12 बजे तक भी शुरू कर दिया, तो ये बेहतर होगा। तो मुझे मेरे जो सोर्स भी ये बता रहे हैं कि आज भी वहाँ काफ़ी रश होने का इम्कान है और काफ़ी लोग वहाँ, और कल का जो क्राउड था वो लाहौरी, आपको पता है वैसे जिंदा दिलाने लाहौर, और कल तो बस वैसे ही था कि आपको लाहौरी नजर आए, फुल चार्ज। अच्छा, जज्बात से सरशार थे, बिल्कुल अपने कप्तान के बिल्कुल साथ देखने के लिए बेताब थे। और बस हमने देखा है बच्चे, बुजुर्ग, जवान, हर कोई वहाँ पर मौजूद था। ऐसे मेले का समा था, बस क्या बताएं आपको। पता चल जाता है कि ये इमरान खान का ये काफिला जा रहा है, इमरान खान का वफद जा रहा है। अच्छा। तो मज़ा आ रहा था कल लिबर्टी में, तो लिबर्टी गया तो वहाँ तो कुछ और ही था। तो बिल्कुल इसी तरह कल भी जो शुरू हुआ तो अपने मंजिल मकसूद तक खैर वफियत से तक गया और थोड़ा सा तखीर हुई, तो ज़ाहिर आप जो फिर इमरान खान अपने घर चले गए, तमाम लीडरान भी अपने घर चले गए, आप थकावट दूर करेंगे। ये इनका शेड्यूल ही है कि जहाँ ये सिर्फ दिन के टाइम ही सफ़र करना है, जहाँ रात होगी वहाँ रुक जाएगा, इनका लॉन्ग मार्च रुक जाएगा, वहाँ लास्ट इमरान खान खिताब करेंगे, फिर वो अपने अपने घरों को चले जाएंगे। उससे जहाँ ख़त्म कियागा वहाँ सुबह अगले दिन फिर वहीं से शुरू होगा। तो इस तरह चलते चलते ये सिक्योरिटी के हवाले से यासिन साहब किस तरह की चीज़ें या इंतजामात किए गए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से? बिल्कुल, पंजाब वज़ीर आला पंजाब ने कल भी एक हंगामी इजलास किया सिक्योरिटी के हवाले से, और बड़ी उन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के तमाम इंतजाम किए, और पूरी पंजाब पुलिस भी है, लाहौर पे तो बिल्कुल पता चल रहा था कि सिक्योरिटी ज़बरदस्त किस्म की। और जो आज भी उन्होंने ये इजलास करके आज भी उन्होंने एक बल्कि प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है कि ये आज भी सिक्योरिटी बिल्कुल उसी तरह फुल प्रूफ होगी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आला पंजाब, अगर जब बाज़ लोग कुछ खदशात का इजहार करते हैं, लेकिन नहीं, पता चल रहा है कि वज़ीर आला साथ है, मोहन सलाई बिल्कुल इन टच रहते हैं हर वक्त। तो ये पंजाब मुस्लिम लीग काफ चूँकि उनकी इत्तेहादी है, उनके वोटों से बने हुए, कैसे मुमकिन है कि उनको छोड़कर तो वो वज़ीर आला रह नहीं सकते। तो इसलिए यकीनी तौर पर वो उन्होंने अपनी, उनका काम क्या है, इनको सिक्योरिटी देना, इनको सहूलतें देना, तो वो दे रहे हैं। तो वो आज भी गुजरात में उन्होंने उनका इस्तकबाल भी तो करना है, मोहन सलाही ने और परवेज़ इलाही ने खुद, और वो भी देखना वो ज़बरदस्त हो। तो ये एक जो खदशात बार बार वो उसमें शामिल किए जा रहे हैं कि जिन्हें ये नून लीग ने छोड़ दिया मुख्तलिफ। अब कल उन्होंने एक MPA PP 275 से खुरम लगारी उन्होंने उसने ऐलान कर दिया, मेरे साथ 5 MPA भी हैं
और ला तलकी का ऐलान कर दिया पीटीआई से। और एंड पे फिर उनकी वीडियो आ गई कि मेरा काफिला जा रहा है, फिर उनके साथ यूटर्न ले शामिल हो लिया, रहे हैं। उसमें शामिल हो गए। जब वो, क्योंकि जो उन्होंने 5 MP कहे थे, उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी कि भाई हम तेरे साथ नहीं है, हम इमरान खान के साथ हैं। सही। तो फिर उनसे भी वापस आना पड़ा और कहा कि मैं तो मोनू सलाई के साथ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो ये इमरान खान के हक में ना एक ऑटोमेटिकली एक राह मुहार होती जा रही है। जो कल मरहलावार मुख्तलिफ मराहल में जो तब्दीलियाँ हुई वो उनके हक में गई सारी। तो लास्ट यही कि कल एक कामयाब शो था, आज जब शुरू करेंगे तो मुझे लगता है यही कि ये भी कल की आज की तरह कामयाबी होगा और ये इसी तरह अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहेगा। और आखिर पे जाके जब इस्लामाबाद में एंटर होने लगेगा तो वो भी मेरे सोर्स ये बता रहे हैं कि हुकूमत को वो उन्हें फ्री हैंड देना पड़ेगा, अंदर जाने देना पड़ेगा वफाकी हुकूमत को, और अंदर जाके वो, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं कि वो रेड जोन में नहीं जाएंगे, पुरअमन रहेंगे, हमने एक जो एहतजाज करेंगे जो उनका आईनी हक भी है। और वो भी कि ये कि जो अदालत ने जो तय की जगह वहीं बैठे। तो इसके बाद फिर अगर वो नहीं जरा सा इनकार करेंगे तो अदालतें बैठी हुई हैं, तो इससे बेहतर कि अदालत जाके उन्हें जो इजाज़त दे तो हुकूमत खुद ही इजाज़त दे देगी। सोर्स मेरे यही बता रहे हैं कि ये बिल्कुल ये। लेकिन मैं सुबह एक पढ़ भी रही थी, रिपोर्ट भी पढ़ी थी, खबर भी पढ़ रही थी कि रिपोर्ट भी जमा कराई गई है गवर्नमेंट को कि जो इनके अंदर कोई जत्थे भी हैं, कोई ऐसे लोग लेके जाए जा रहे हैं, मुसल्ला जत्थे हैं। ये कल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है जमा कराई गई है गवर्नमेंट को। हाँ बिल्कुल, ये एक रिपोर्ट थी कल इंटेलिजेंस ने बाकायदा हुकूमत को एक रिपोर्ट दी कि इसमें मुसल्ला जत्थे आ रहे हैं और साथ जो नाम ले लिया कि इनके मुख्तलिफ जो मेंबरान हैं, हाँ जी, कासम सूरी वगैरह वो ला रहे हैं। तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, वो अपने एक शो को क्यों ख़राब करेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो इमरान खान यकीनी तौर पर उनको ऐसा नहीं करने देंगे। अलबत्ता ये है कि ये इमरान जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, वो खदशात का इज़हार ये कर रही है। इससे पहले 3 बार 2014 में 25 में 3 बार आप लोगों ने वायलेशन की रेड जोन में। अब यही तो बात है यासीन साहब कि जरूरी थोड़ी है कि अब इस्लामाबाद जाके ही इस तरह की कोई बदअमनी या इस तरह को कोई इंतशार फैलाया जाए। अगर इस तरह की कोई चीज होती तो कल हमें नजर आ जाती, लाहौर में नजर आ जाती, कोई हल्की सी थोड़ी झगड़ा होता, कुछ नजर आता, लेकिन इतना बड़ा क्राउड था फिर भी वो पुरअमन तरीके से चल रहा था। कहता हूं कि ये वरना तो कारकुन आपस में लड़ पड़ते हैं। वही ना, एग्जैक्टली। देख कैसे फैमिलीज की तरह लोग जा रहे हैं, खवातीन को रास्ता दे रहे हैं, बच्चों को रास्ता दे रहे हैं, इतना पुरअमन, इतना अच्छा बहुत ही कम देखने में आया। ये बुजुर्ग लोग देखे गए, व्हील चेयर्स पे इवन के वहां पे लोग आए हुए थे। मैं कहता हूँ हैरान कुन हद तक ये इतना अच्छा पुरअमन और ये लोग देखने के काबिल था कि ये एक वाकई एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी मुल्क में एक लॉन्ग मार्च एक जमहूरी तरीके से रवां दवा है। इसमें मेरा ख्याल है कि कोई रुकावट होनी भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ, तो ठीक है। यासीन साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं जनाब पॉलिटिक्स के हवाले से, और मज़ीद भी हम बच्चे हैं और हम उनको देख कर ही जवान हुए हैं और पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश की है। उनके मीडिया के हवाले से भी उनके शोज़ देख के, उनका एनालिसिस देख के हमने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है। हामिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इट्स एन ऑनर फॉर मी। हामिद साहब, लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया गया है कल से बाकायदा तौर पर और आज उसका दूसरा दिन है। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा था कि अगर वो लाहौर से बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं तो एक कामयाबी की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। अब कितना कामयाब आपको लग रहा है या कुछ अभी भी लूप होल्स हैं? बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। देखें, ये अभी लॉन्ग मार्च का दूसरा दिन है। हाँ जी। और हमने अपनी साथी जिंदगी में बहुत से लॉन्ग मार्च देखे हैं, बल्कि माजी करीब में पिछले 3-4 साल में भी हमने कुछ लॉन्ग मार्च देखे हैं। तो जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2019 में लॉन्ग मार्च किया था और वो लॉन्ग मार्च जो है वो पूरा पंजाब जो है उसको कवर करता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा था। मुझे याद है लाहौर में जब वो लॉन्ग मार्च दाखिल हुआ तो उसको बाकायदा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दी गई थी। फिर उसके बाद बिलावल साहब ने भी लॉन्ग मार्च किया था इस साल फरवरी के महीने में, तो उनको भी इस्लामाबाद तक आने दिया गया। बल्कि बिलावल साहब तो जो है वो डी चौक में जलसा करके गए थे और वो उनका महंगाई मार्च था। लॉन्ग मार्च को उन्होंने महंगाई मार्च करार दिया था।
तो ये इमरान खान साहब जो है उनका एक प्लस पॉइंट है कि जब वो वजीर आजम थे तो उनके दौर में बहुत सी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती रही, लेकिन उन्होंने ऑपोजिशन को लॉन्ग मार्च से नहीं रोका। तो अब अगर इमरान खान साहब ऑपोजिशन में है और वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि उनका जो लॉन्ग मार्च है उसको मुकम्मल तरीके से इस्लामाबाद तक आने देना चाहिए। और जैसा कि वो खुद भी कह रहे हैं कि हम कोई हंगामाराई करने नहीं आ रहे, तो उनको आने दें। और इस्लामाबाद में अगर वो जलसा भी करना चाहते हैं तो उसकी भी उनको इजाजत मिलनी चाहिए। जहां तक ये बात है कि इसमें कितने लोग हैं, तो ये हमने देखा है हमेशा लॉन्ग मार्च अगर कराची से इस्लामाबाद आ रहा है तो दिन के वक्त जो है उसमें ज्यादा लोग नजर नहीं आते, शाम को वो लोग ज्यादा हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के करीब पहुंचता है तो फिर उसमें लोगों की तादाद बढ़ जाती है। इसमें इस चीज को याद रखें कि जब ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के करीब पहुंचेगा तो उससे एक दिन पहले जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से भी काफिले चल पड़ेंगे, सही, और आजाद कश्मीर से भी चल पड़ेंगे और गिलगित बल्तिस्तान से भी चल पड़ेंगे। तो अब हमें इस चीज का इंतजार है कि ये इस्लामाबाद जो है ये चारों तरफ से तहरीक इंसाफ के कारकुनों और सपोर्टर्स की यलगार में होगा। तो ऐसी सूरत में अगर मीर साहब आप ये समझते हैं कि जिस तरह कप्तान जो है वो एक उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि एक ठाठे मारता आवाम का समंदर निकलेगा मेरे पीछे, और वो ये पूरा कर पाए हैं, अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं, लाहौर से उन्होंने तवक्कुआत अपनी पूरी की हैं? नहीं, मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ कि जो ठाठे मारता हुआ समंदर का जो दावा है ना, हाँ जी, ये तो हर कोई मारता है। जो 10,000 बंदे भी ले आता है वो कहता है 1 लाख से। हाँ, तो जब ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के करीब पहुंचेगा ना, हाँ, फिर हम ये देखेंगे कि ठाठे मारता हुआ समंदर है या नहीं है। और शायद फिर आप और मैं अगर दोबारा बात करें इंशाल्लाह, आप शायद ये सवाल ना करें, क्योंकि मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जो मुझे उनकी तैयारियों के बारे में इंफॉर्मेशन है, जब खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग आएंगे और आजाद कश्मीर से भी आएंगे, गिलगित बल्तिस्तान से भी आएंगे, और ये पंजाब से आने वाला काफिला भी इस्लामाबाद के करीब पहुंच जाएगा, फिर एक ऐसी सूरत पैदा होगी। फिर आप मुझसे सवाल कीजिएगा, मैं जवाब भी दूंगा। ठीक, लेकिन राना सनाउल्लाह के हवाले से भी इस्लामाबाद के वजह से आपने जिक्र छेड़ा है मीर साहब, तो वहां पर किस तरह की सूरत हाल आप देख रहे हैं? कल तो हमने देखा बड़ा पुरअमन जो है एहतजाज रहा और सारा कुछ बड़े अच्छे तरीके से हो गया। राना सनाउल्लाह ने वहां पर एक बहुत बड़ी खेप जो है असलहे की, वहां पर उन्होंने जिस तरह के जराए बता रहे हैं कि वहां पर रखी हुई है, और पुलिस की अच्छी खासी वहां पर तैयारी है, भारी नफरी वहां पर तैनात की गई है, सिंध से भी पुलिस बुलवाई गई है। तो क्या कोई संगीन सूरत हाल खुदा ना खास्ता इस तरह की पेश आ सकती है, बदअमनी हो सकती है? देखिए, राणा साहब के बयानात से तो ऐसे लगता है कि वो इस लॉन्ग मार्च को सख्ती से रोकने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इत्तेफाक से मैं इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल करीब हूँ। अच्छा। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर हजारों की तादाद में रेंजर्स के जवान जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, और ये काफी देर से नारेबाजी कर रहे हैं। पता नहीं ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, बहरहाल ये तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। तो तैयारी ये भी पकड़ रहे हैं, और इनमें ज्यादातर लोग जो है वो सिविलियन ड्रेस में, और ये भी बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि जब ये अपनी वर्दी पहन लेंगे और इनको लॉन्ग मार्च के शुरा के सामने खड़ा किया जाएगा तो क्या इनका ये जोश जज्बा बरकरार रहेगा। तो शायद आपको इनकी आवाजें नहीं आ रही क्योंकि मैं इनसे काफी दूर हूँ, लेकिन मैं इनको देख सकता हूँ, और इनकी तादाद सैकड़ों में नहीं हजारों में। दूसरा मीर साहब, सिर्फ लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी कि जब भी कोई पार्टीज आवाम में होती हैं, बड़ी मकबूल हो जाती हैं, तो वो कहती हैं कि हमारा हक है कि हमने एहतजाज करना है। जैसे ही वो हुकूमत में आती हैं तो फिर वो उनको रोकने की कोशिश भी करते हैं। तो ये इतना तजाद क्यों पाया जाता है कि जब अब आप हुकूमत में नहीं होते हैं तो आपका स्टांस, आपके स्टेटमेंट्स और होते हैं, जब आप हुकूमत में चले जाते हैं तो फिर वो चीजें टोटली चेंज हो जाती हैं? जी देखिए ना, इमरान खान साहब जो हैं वो अब आजकल जो है वो फौजी अफसरान के नाम ले लेके उन पर तनकीद कर रहे हैं। जब ये वजीर आजम थे, शायद आपको ना पता हो, आज मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत आला फौजी अफसरान जो हैं वो इनके तर्जमानों की जो मीटिंग होती थी उसमें भी बैठा करते थे, और ये इमरान खान साहब उनको जबरदस्ती बिठाया करते थे कि आप जरा मेरे तर्जमानों को बताएं कि उनको क्या बात करनी चाहिए। जब वो फौजी अफसरान इनसे कहते थे कि सर हम फौजी हैं और हमें आप अपने तर्जुमानों की सियासी मीटिंग में ना बिठाएं, तो कहते थे फौज तो हमारी अपनी है। तो वो इमरान खान साहब जो बतौर वजीर आजम फौजी अफसरान को अपने तर्जुमानों का इजलास जो है उसमें बिठा दिया करते थे।
आज वो कहते हैं जी कि फौज जो है वो सियासत में मुदाखलत कर रही है। कल तक वो जिस DGISI को कहते थे कि बजट इजलास के लिए मेरे MNA पूरे नहीं हो रहे, मुझे MNA पूरे करके दें, और ये वो बात है जो इमरान खान साहब जाती तौर पर मुझे भी बता चुके हैं और भी लोगों को बता चुके हैं। हम ISI के जरिए बजट इजलास में बंदे पूरे करते थे। आज वही इमरान खान साहब वो कह रहे हैं कि जी जो DGISI उसने कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हालांकि वो तो इमरान खान के इल्जामात का जवाब दे रहे थे। इसी तरह ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जब ये ऑपोजिशन में थे तो ये उस वक्त कहते थे जी कि एजेंसियों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और आज़ादी इजहार जो है वो सबका हक है और फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते थे। लेकिन आज इनके दौर में भी फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है और आज़ादी इजहार नहीं है। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आमिर मीर साहब, आपने अपना इम्पोर्टेंट वक्त निकाला हमारे लिए। मोस्ट सीनियर तज्जियाकार मैं तो नहीं कहूँगी कि हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। यासीन साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी, पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी, आप इसके ऊपर क्या कमेंट देंगे? आपका क्या एनालिसिस है इसके ऊपर? फाइनल कमेंट आप दें। नहीं, मैं ये समझता हूँ ये जो बार बार मीर साहब तो वैसे भी ज़ाहिर है एक सीनियर बिल्कुल, आदमी है और वो इसमें कोई शक नहीं, उनका तज़िया बड़ा ठीक होता है। तो इसमें ये मैं जो उनसे पूछना भी चाह रहा था कि ये जो आजकल जो इस वक्त तो मुख्तलिफ, यानी पहले नवाज शरीफ साहब ने भी, अब ये इमरान खान साहब भी जो हमारी फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? इंडिया। और उनका जितना मीडिया वो तो बगले बजा रहा है। जो हम यानी हमारी फ़ौज जो पूरा इंडिया नहीं कर सका, वो फ़ौज को हम पाकिस्तानी जो लोग हैं वो खुद ही बदनाम कर रहे हैं, खुद ही तनकीद का अपने निशाना, इदारों को तनकीद का निशाना बनाने। उसका कोई हल ज़रूर निकलना चाहिए। बाकी मजमूई तौर पर बहुत चीख जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ आके जो हमारे मुहब्बे वतन शहरी हैं वो यहाँ आके सब, बेशक इमरान खान उस पर एतराज़ करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, अपनी फ़ौज का बिल्कुल ऐसे ही है, एक पेज पर रहना चाहिए, अपने ही जो इदारों के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। यासिन मलिक साहब, सीनियर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। यासिन साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।